दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। दोस्तों कुछ एक दिन से आपके लिए क्लास नहीं आ पाई थी, तो आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। ये जो प्रश्न है इस बार जो आपका 10 जून को नेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो पेपर 1 के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि आपको पता है कि जो डीआई आती है वो आपकी 5 नंबर की तो डीआई आती है, क्योंकि उस पर 5 क्वेश्चन होते हैं डीआई की एक टेबल से। और 5 का मैंने आपको बताया था एक गद्यांश आता है, 5 आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं। तो ऑलमोस्ट मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है। तो जैसे आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, बिट बाइट वाला जो है वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो आपके सुमेलन मैचिंग के रूप में आते हैं, और बाकी जो क्वेश्चन है वो आपके अभिकथन और तर्क असर्शन और रीजन के रूप में आते हैं, और कथन 1 कथन 2 के रूप में आते हैं। तो जब भी क्वेश्चन करें तो आप पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपकी तैयारी चल रही है, लेकिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है कि उससे आपको ये अनुमान हो जाएगा कि आखिर पेपर आता कैसे है। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा पहला प्रश्न है, मैंने आपको बताया ये जो है आपका 1 दिसंबर 2021 की शिफ्ट 1 का पेपर है। तो सबसे पहले जो हम शुरू करते हैं वो हमारा पहला है। तो पहला हमारा देखिए डीआई की टेबल दी हुई है, आपकी तालिका दी हुई है। तो यहाँ आपके पाठ्यक्रम है एक तरफ, और एक तरफ आपके छात्र छात्राओं की कुल संख्या, और एक तरफ है आपकी छात्रों की प्रतिशत और छात्राओं की प्रतिशत। तो सबसे पहले आपके जो पाठ्यक्रम है वो है बीएससी, बीए, एमएससी, एमए और पीएचडी, और यहाँ पे संख्या दी हुई है। तो अब हम क्या है सीधे प्रश्न की ओर चलते हैं। जो प्रश्न में पूछा गया होगा बस हम वही पाठ्यक्रम देख के और उस छात्र छात्राओं की संख्या को देख लेंगे। तो महाविद्यालय में छात्रों की संख्या कितनी है? तो आपका विकल्प ए है 1120, बी है 1125, सी है 1130 और डी है 1135। तो उत्तर यहाँ कौन सा सही है? तो इन्होंने क्या पूछी है, महाविद्यालय में छात्रों की संख्या कितनी है। तो छात्रों की टोटल बतानी है। तो हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले क्या करना है, बीएससी में छात्रों की संख्या निकालेंगे आपकी। तो बीएससी में छात्रों की संख्या कितनी हो गई, 400 इंटू 65, तो आपका अपॉन 100, क्योंकि 65% में था तो आपकी हो गई 260। बीए में ऐसे करके हमने निकाला, वो संख्या रखी तो 351 बीए में हो गए, एमएससी में 210, एमए में 187 और पीएचडी में 117। तो छात्रों की कुल संख्या कितनी हो गई आपकी 1125। हमने सबका टोटल कर दिया तो कितने हो गए 1125। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है महाविद्यालय में छात्रों और छात्राओं की कुल संख्या में कितना अंतर है। तो यहाँ छात्र और छात्राएं, लड़कियां और लड़के की संख्या में कितना अंतर है। तो पहले हम दोनों की संख्या निकालेंगे, फिर उनकी संख्या को घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो जो हमारा उत्तर आएगा वही हमारा सही उत्तर होगा। तो विकल्प ए है आपका 380, 390, 400, 410। तो सबसे पहले जब हम इसे करते हैं तो हमने क्या 1125 टोटल छात्र थे, मेल फीमेल दोनों। तो हमने क्या किया, अब यहाँ पे छात्रों की संख्या आपकी छात्राओं की संख्या निकालनी है। तो कितनी 35%, तो 140, और छात्राओं की तो हम निकाल ही चुके हैं, बीए में 299, और ये हमने टोटल निकाल लिया। तो 725 फीमेल हो गई, और आपके जो टोटल छात्र थे वो हो गए 1125। तो 1125 माइनस 725 आपका 400 सही उत्तर आ गया। तो सी आपका सही उत्तर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्नातक बी एमएससी प्लस बीए में छात्राओं और स्नातकोत्तर एमए प्लस एमएससी में छात्राओं का अनुपात क्या है। तो यहाँ पे आपको रेशियो बताना है। तो अभी हमने आपका टोटल निकाला ही था, लड़के लड़कियाँ कितने, तो 140 प्लस 299, 70 प्लस 153, तो आपके जो हैं 439/223 आपका आ गया। जब हम इसे अनुपात में रखते हैं तो पहले तो इसे हम भाग देते हैं, इसे सबसे छोटी फॉर्म में लिखते हैं, जितना छोटे से छोटा ये लिखा जा सकता है। तो वो आपका जो लिखा गया तो वो आपका आता है यहाँ पे, वो कट नहीं रहा, तो आपका इतना ही अनुपात में आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्नातकोत्तर एमएससी प्लस एमए और पीएचडी में छात्रों का अनुपात क्या है। सेम उसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो आपका जो इनका अनुपात आया वो 397/170 है। तो अनुपात में 397 रेशियो 117। चलिए स्नातकोत्तर बीएससी प्लस बीए में छात्रों और स्नातकोत्तर एमए प्लस एमएससी में छात्रों का अंतर कितना है। तो आपका 213, 214, 215, 216। तो सबसे पहले हम इनका टोटल निकालेंगे, फिर उससे माइनस कर देंगे। तो 611 माइनस 397, तो आपका हो गया 214। तो इस हिसाब से आपका विकल्प भी
सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों जैसे मैं आपको जल्दी जल्दी प्रश्न इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपका समय बिल्कुल भी बर्बाद ना हो और आपके क्वेश्चन भी साथ के साथ होते रहें और बहुत कम समय में आप बहुत ज़्यादा पाने की कोशिश करें। तो जैसे छात्राएं बड़े होते हैं, समुदाय, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर सामाजिक विषयों का अध्ययन उन्हें उपलब्ध कराया जा सकता है। इस प्रयोजन हेतु किस मॉडल को डिजाइन किया गया है? भूमिका निर्वाह, विधि शास्त्रीय परीक्षा, संरचनाबद्ध परीक्षा और समूह अन्वेषण। तो बी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है। बी आपका हो जाएगा विधि शास्त्रीय परीक्षा। भूमिका निर्वाह मॉडल एक ऐसी तकनीक है, देखिए भूमिका निर्वाह मॉडल क्या होता है कि जो छात्रों को उस हिसाब का वातावरण देती है जिससे क्या है उन्हें विकसित करने में विभिन्न रणनीतियों का परीक्षण करने हेतु अन्य लोगों का साथ वार्तालाप करके यथार्थवादी स्थितियों का पता लगाने की अनुमति प्रदान करती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, समूह अन्वेषण मॉडल के वाक्य विन्यास के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए, छात्र छात्राएं अध्ययन कार्य तैयार करते हैं और अध्ययन को व्यवस्थित करते हैं। छात्र छात्राएं प्रगति और प्रक्रिया का विश्लेषण करते हैं। छात्र छात्राओं के सामने परेशान करने वाली परिस्थिति आती है। स्वतंत्र और समूह अध्ययन। छात्र छात्राएं परिस्थिति की प्रतिक्रियाओं का अन्वेषण करते हैं। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चयन कीजिए। तो आपका ए, जो यहाँ पे देखिए जो आपका पैटर्न दिया है इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग ऑर्डर कौन पहले आए, ये बहुत मुख्य है। तो यहाँ पे सी जो है वो आपका सही है। सबसे पहले CEAD B, ये आपका पैटर्न होगा। CD, फिर E, फिर A, फिर B। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन 1 है आपका और कथन 2 है। शिक्षण प्रक्रिया परिवेश की ऐसी व्यवस्था है जिसके भीतर छात्र छात्राएं परस्पर व्यवहार कर सकते हैं और यह अध्ययन कर सकते हैं कि सीखना कैसे है। कथन 2, शिक्षण मॉडल अधिगम परिवेश का विवरण नहीं है। उपयुक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्प में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। दूसरा विकल्प होगा कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। तीसरा होगा कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। चौथा होगा कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है। सी आपका हो जाएगा कथन 1 सही है किंतु कथन 2 जो है वो आपका गलत है। अगला प्रश्न है आपका, द्वंद्व समाधान के 4 R दृष्टिकोण के कारक हैं। ए, पढ़ना रीडिंग, बी, लिखना राइटिंग, सी, सम्मान रेस्पेक्ट और डी, भर्त्सना रिप्रिमेंड और ई, समाधान रिजोल्यूशन। तो आपका जो है वो सही उत्तर है। देखिए यहाँ कोड दिए केवल ABCD, क्योंकि 4 ही बताने हैं तो बी आपका सही है, केवल ABCE। डी वाला आपका नहीं है, ABC और ई। रिप्रिमेंड जो है वो आपका नहीं है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 है आपकी और सूची 2 है। तो पियाजे के संज्ञानात्मक और लगभग आयु। तो विकास के चरण सबसे पहले ए है आपका संवेदी प्रेरक, बी पूर्व संक्रियात्मक, सी मूर्त संक्रियात्मक और डी आकारिक संक्रियात्मक। तो यहाँ आपके चारों हैं, आपको मैचिंग करनी है। मैंने आपको बताया था कि सुमेलन और कथन बहुत आते हैं, तो ये जो है वो आपको करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डी ऑप्शन जो है ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी का सेकंड। तो डी ऑप्शन आपको करना है। तो डी ऑप्शन क्या आएगा आपका, चलिए इतिहास संबंधी शोध में डिस्कोर्स एनालिसिस किससे संबंधित है? हॉब्सबॉल, कार, स्किनर और फुको। तो डी जो है दोस्तों आपका वो सही उत्तर है। डी आपका होगा फुको। निम्नलिखित में से कौन कौन से शोध की नैतिकता के उल्लंघन के उदाहरण हैं? ए, सहभागी गोपनीयता का उल्लंघन, संग्रहीत आंकड़ों के दायरे के बाहर सिफारिशें करना, अनुपयुक्त शोध अविकल्प का प्रयोग करना, वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए आंकड़े बदल देना और गुणात्मक विधि के स्थान पर परिणामात्मक विधि का उपयोग करना। तो आपके नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल ABCD, BCDE, ABD और BD और E। तो C जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है। C हो जाएगा आपका A, B और D।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आपका अगला प्रश्न, नीचे 2 कथन दिए गए, फिर से 2 कथन आ गए। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको 15 प्रश्न करा दूंगा, अगली वीडियो में आपको 15 प्रश्न फिर से कराऊंगा। तो कथन 1 है, प्रयोगकर्ता प्रभाव, प्रयोगकर्ता के व्यवहार के कारण प्रयोगात्मक आंकड़ों के संग्रह का विश्लेषण के दौरान हुई त्रुटियां हैं। कथन 2 है, प्रयोगात्मक व्यवस्था में कतिपय संकेतों की उपस्थिति के कारण सहभागी प्रयोग के प्रयोजन की व्याख्या करते हैं और वे अवचेतन स्तर पर उस व्याख्या के सामंजस्य बिठाने के लिए अपना व्यवहार बदल देते हैं। तो विकल्प इनके मैंने आपको बताया हमेशा समान रहते हैं। पहला विकल्प होगा दोनों कथन सही हैं, दूसरा होगा 1 और 2 दोनों गलत हैं, तीसरा 1 सही है, चौथा गलत है। तो आपके यहाँ पे ये दोस्तों दोनों कथन सही हैं, तो आपका ए विकल्प जो होगा वो आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन और दूसरा तर्क। तो आपका अभिकथन होगा, पूर्व प्रयोगात्मक अभिकल्प की प्रमुख कमी यह है कि ये तुलना समूह प्रदान करने में असफल रहते हैं। कारण है इसका तर्क है, सुमेलन, मैचिंग और यादृच्छिक दत्त कार्य के माध्यम से समतुल्यता प्राप्त की जा सकती है। तो इनके जो विकल्प रहते हैं वो आपके रहते हैं ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा विकल्प जो आपका होगा वो होगा आपका ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा होगा ए सत्य आर गलत है, चौथा होगा ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो बी आपका सही है, दोनों सही हैं अभिकथन और तर्क, लेकिन तर्क इसकी सही व्याख्या नहीं करता। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन असर्सन, दूसरा तर्क। व्यष्टि अध्ययन केस स्टडी विधि में शोधकर्ता प्रतिभागियों की सीमित संख्या के विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। कारण, व्यष्टि अध्ययन केस स्टडी शोध आधारित निष्कर्ष का उपयोग परिवर्ती अध्ययनों के लिए शोध प्रकल्पना प्रश्न तैयार करने के लिए किया जा सकता है। उपयुक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य लेकिन आर असत्य है, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है। तो यहाँ पे दोस्तों आपके 15 प्रश्न हो गए हैं। अगले वीडियो में आपको 15 प्रश्न और करा दूंगा। उम्मीद है दोस्तों प्रश्न ये आपके काम आएंगे। एक बार वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।